नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कमल। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय असंगठित कर्मचारी मजदूर यूनियन के। तो विजय मर्तुलिया जी, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। जी नमस्कार। विजय जी, आपका जो संगठन है अखिल भारतीय असंगठित मजदूर, असंगठित मजदूरों, हाँ, तो वही जो है सारे के सारे असंगठित हैं एक्चुअली में। तो असंगठित जो मजदूर और कर्मचारी है, तो कितने सदस्य हैं आपके पूरे यूपी में? कौन कौन से प्रदेशों में आपका संगठन कार्यरत है? ये मान के चलिए पूरा हिंदुस्तान में हमारा संगठन है और 7,76,00,000 के आसपास हम लोगों की जो है मेंबर हैं इस वक्त। 7,76,00,000 के आसपास मेंबर हैं। एग्जैक्ट नहीं, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, 10-20-50 हज़ार ऊपर नीचे। हाँ, 7 करोड़ तो आप कंफर्म समझिए, और 7,76,00,000 के लमसम है। तो जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं और हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पूरे हिंदुस्तान में असंगठित क्षेत्र के मजबूत जितने भी हमारे जैसे 130 करोड़, 135 करोड़, 136 करोड़ की जनसंख्या जो भी है, इस जनसंख्या में लमसम समझे 32% की हमारी हिस्सेदारी है असंगठित कर्मचारी मजदूरों की। अब तो बढ़ती चली जा रही है और दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, क्योंकि दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, क्योंकि भाई असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए हर तरीके से मुसीबत ही मुसीबत आन पड़ी है हर जगह से। आप कोरोना काल को लेकर देख लीजिए, तब भी सबसे ज़्यादा अगर किसी को मार पड़ी तो असंगठित कर्मचारी मजदूरों के ऊपर पड़ी। और अभी उसके बाद कोरोना काल के बाद का आप देख लीजिए क्या स्थिति है, मजदूरों को काम मिल नहीं पा रहा है। जी ना, बिल्कुल काम नहीं। पूछना चाह रहा था विजय जी कि असंगठित मजदूरों ने, आपने बताया कि लगभग 32% की आपकी भागीदारी है। मतलब देश की आबादी का 32% ऐसी संख्या है जिनके पास ये नहीं पता है कि अगले दिन मजदूरी उनकी होगी या नहीं होगी, उसके घर में चूल्हा जलेगा या नहीं जलेगा। हम आज़ादी के अमृत काल में हैं, अमृत वर्ष में है, 75 साल आज़ादी के हो चुके हैं। पहले भाजपा की, अभी वर्तमान में सरकार है, कांग्रेस की सरकार रह चुकी है। स्थितियां कुछ बदल नहीं रही हैं क्या इतने सालों में? क्योंकि 75 साल में असंगठित मजदूर लगातार संख्या बढ़ती चली जा रही है, लेकिन उसको आज भी ये लगता है कि कल मेरे घर में चूल्हा जलेगा या नहीं जलेगा। क्या क्या कारण मानते हैं आप इनको? देखिए, सर्वप्रथम तो जो हमारे अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है 75 साल का, और इसके लिए मैं पूरे देशवासियों को इसके लिए बधाई देना चाहूँगा। और अपनी तरफ से मैं अपील भी करूँगा पूरे देशवासियों को, अपने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को, कि हर घर में तिरंगा झंडा लगाए, अपना एकता का परिचय दें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी आपस में भाई भाई हैं, क्योंकि एक हमारा देश ही, एक हिंदुस्तान ऐसा देश है जहाँ पर हर धर्म के लोग रहते हैं, हर जाति के लोग रहते हैं। आप किसी भी कंट्री में जाइए, हर जाति हर धर्म के लोग नहीं मिलेंगे। इसलिए पूरे विश्व को दिखाना है कि हम पहले भी मजबूत थे और आज भी मजबूत हैं, और पहले भी एक थे आज भी एक हैं। ये दिखाना बहुत ज़रूरी है, और हर घर तिरंगा झंडा फहराना भी बहुत ज़रूरी है। हालांकि 75 वर्षों से झंडा फहर रहा है, हर जगह फहर रहा है, लेकिन झंडा फहराया जाता है। पहले क्या था कि संस्थानों में, जैसे स्कूल है, कॉलेज है, और सरकारी संस्थानों में, प्राइवेट संस्थानों में झंडा फहराया जाता है, लेकिन हर घर झंडा फहराने का जो मुहिम है, ये बहुत सराहनीय मुहिम है, और इससे पूरे विश्व को हमें दिखा देना चाहिए कि हम एक हैं। लेकिन इन 75 सालों में क्या हुआ संगठन के असंगठित मजदूरों के लिए? लगातार बढ़ते तो चल, मेरा ये सवाल था आपसे। नहीं, आपका कहना सही है, क्योंकि देखिए, चाहे कोई भी सरकार रही हो, और किसी भी सरकार ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए काम नहीं किया, और काम किया भी तो बिल्कुल नाम मात्र काम किया। और अब तो ये स्थिति है असंगठित कर्मचारियों की कि अब अपने बच्चों को पढ़ाने की चिंता, उनको अच्छे स्कूलों में हम कैसे पढ़ाएं, क्योंकि पैसा है नहीं। ये पता नहीं है कि आज हमको मजदूरी मिल गई, कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। असंगठित क्षेत्र कई मजदूर आते हैं, जैसे रेहड़ी वाले भी हैं, और डेली के जो लेबरी करते हैं वो भी हैं, रिक्शा वाला है, और आपके ऑटो बस ड्राइवर, ये सब जो है असंगठित क्षेत्र में आते हैं। जैसे रेहड़ी ठेला वाला जो लगाते हैं वो सब असंगठित में आते हैं, पान के घुमचे लगाते हैं, ये सब असंगठित आते हैं क्षेत्र में। तो कहीं ना कहीं क्या है कि सरकार को एक असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को एक मुहिम देना चाहिए, एक काम देना चाहिए, काम की रोजी रोज़गार देना चाहिए, ताकि वो काम कर सके। अभी मैंने देखा, मुझे बड़ा गुस्सा आया हर चीज़ पे, कि मैंने देखा कि घर घर राशन भेज दिया जा रहा है। क्यों भेजा जा रहा है भाई? आप जानबूझ के काहिल कर रहे हैं हमारे मजदूरों को, हमारे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को काहिल कर रहे हैं, ये गलत चीज़ है। काहिल बनाना ठीक नहीं है।
उनको काम दीजिए, वो काम करेंगे। भाई हमारे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का क्या है कि भाई अगर खाने को मिल गया तो वो दूसरा दिन काम करने को जाने से रहा। बिल्कुल सही बात है। मैं देखता हूँ, अभी मैं दिन प्रतिदिन मैं यही चीज़ें देखता हूँ, यही चीज़ें रीड करता हूँ। आया है विजय जी, डेटा भी एक आया है कि जब कोविड के बाद जो मजदूर वापस लौट आए हैं तो वो असंगठित हो गए हैं। मतलब वो अब कर्म, ये मान के चलिए कि वो मजदूर भी नहीं रह गए हैं, उन्होंने सारा काम धाम छोड़ दिया है अपना। क्या इसकी वजह ये भी आप मानते हैं कि जब घर में खाने को मिल रहा है तो इसके बाद वो मनरेगा पे डिपेंड हो गए और इस पे डिपेंड हो गए? देखिए ये सत्य है कि जो लोग बाहर प्रदेशों में काम कर रहे थे, अन्य प्रदेशों में काम कर रहे थे, अपना घर परिवार चला रहे थे, तो कोविड के बाद क्या हुआ कि अचानक भगदड़ मची। ये तो हर कोई जानता है कि अचानक भगदड़ मचा और उस भगदड़ में सब अपने अपने घरों में आ गए। उसके बाद घर में रहना, उन्होंने कहा हम घर में ही रहेंगे भाई, जाएंगे कहीं नहीं। डर भी लग गया। अब जरा सा भाई डर तो होता ही है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र के मजदूर अगर बीमार पड़ गया तो उसके बाद इतना पैसा नहीं, जब खाने को पैसा नहीं है तो आप समझिए इलाज का पैसे कहाँ से आएगा। और सरकारी अस्पतालों की स्थिति कितनी अच्छी है ये आप भली भांति जानते हैं। सरकारी अस्पतालों में अगर कोई गरीब असहाय मजदूर जाता है तो उसके साथ शोषण होता है। उसको दिन प्रतिदिन तारीख दी जाती है, कल आना, परसों आना, आज भर्ती नहीं हो पाएंगे, परसों भर्ती। पता चला मरीज एकदम सीरियस है और भर्ती करने को तैयार नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आदमी प्राइवेट अस्पतालों की ओर भागता है। जब प्राइवेट अस्पतालों में भागता है तो वहाँ तमाम तरह के जो है ब्रोकर लगे हुए हैं। ब्रोकर मतलब दलाल लगे हुए हैं जो उनको खेती बिकवा देंगे, उनके घर द्वार बिकवा देंगे उनके। और जहाँ पर सरकारी अस्पताल में 40-50 हज़ार में आदमी सही हो सकता है, वहाँ पर ये लोग 10 से 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख लगवा देंगे और लास्ट में रिजल्ट 0/0 रहेगा। आप आर्थिक भी गए, पैसे से भी गए आप, और शरीर से भी गए। इसीलिए मुझे लगता है कि कोविड के समय पे सबसे ज़्यादा असंगठित मजदूरों पे मार पड़ी थी। इसीलिए सबसे ज़्यादा मार पड़ी, क्योंकि सरकार सबसे ज़्यादा ख़त्म भी वही हुआ असंगठित क्षेत्र के मजदूर। उसका कारण ही यही था क्योंकि उनको इलाज न मिलना। भाई इलाज के अभाव में मरे। अब कई चीज़ें होती है ना, देखो सरकार कह रही कि हम ये करेंगे, कहीं कहीं सरकार तो करती है मगर सरकार के नीचे जो नुमाइंदे बैठे हैं वो नहीं करते हैं। कई चीज़ें सामने आता है। भाई सरकार ये थोड़ी कहने आएगा कि भाई आप सरकारी अस्पताल में ये करो वो करो, कि सरकार ने अपनी सख्ती की, लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि मैंने कई जगह देखा गवर्नमेंट संस्थानों में, जैसे कोविड काल के दौरान ही मैं हर हॉस्पिटल में जाता था, सब लोगों से मिलता था, संगठित क्षेत्र के मजदूरों से और भी अन्य लोगों से मिलते थे, रिश्तेदारों से मिलते थे, सबसे मिलते थे। तो मैं देखता था कि मैंने कई बार आवाज़ भी उठाई इस बारे में। मैंने कहा भाई ये गलत चीज़ है, आप लोग सबके साथ एक बर्ताव करिए, वो भी इंसान है। अगर असंगठित क्षेत्र मजदूर है, गरीब है, असहाय है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके साथ बर्ताव गलत करेंगे। कोई पैसे वाले के साथ अगर बर्ताव जिस ढंग से आप कर रहे हैं उसी ढंग से बर्ताव आप हमारे असंगठित क्षेत्र के मजदूर के साथ भी करिए। मैंने हर जगह में गया, अस्पताल में मैंने हर जगह कई जगह मेरी कहा सुनी भी हुई। इसमें कई लोगों ने मुझे सहयोग भी किया। कई लोगों ने कहा नहीं आप मर्तुला जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मजदूरों की सहायता कर रहे हैं। तो जो भी हमसे हो पाया हर तरीके से किया। लेकिन क्या है कि इसका तंत्र पूरा जो महकमा है ये पूरा गड़बड़ हो चुका है। सरकारी अस्पतालों की स्थिति जो है बद से बदतर हो चुका है। एक आदमी अगर ईमानदार होता है तो उस ईमानदार को दबाने के लिए 10 लग जाते हैं। उसको बदनाम कर देंगे, उसने जबकि कुछ किया ही नहीं है, बदनाम कर देंगे। अभी देखिए हैलेट अस्पताल एक समय में ऐसा था, कानपुर का हैलेट अस्पताल एक समय में ऐसा था कि लोग वहाँ पर भर्ती होने के लिए सोर्स लगाया करते थे। क्यों? क्योंकि सबसे अच्छा इलाज होता था, सबसे सस्ता होता था और सबसे अच्छा इलाज होता था। तो सरकार ने तो कोई सुविधा देने में भाई कसर तो नहीं छोड़ा। कसर छोड़ा उनके नुमाइंदों ने जो नीचे बैठे हुए हैं। अभी देखिए प्रेजेंट टाइम पे देखिए हैलेट अस्पताल की स्थिति बहुत अच्छी हो गई। जब से डॉक्टर संजय काला जी प्राचार्य बन के आए, उन्होंने दिन प्रतिदिन रात दिन मेहनत किया। उन्होंने अभी छापेमारी भी की थी, उसमें कई जूनियर्स डॉक्टर भी और कई ब्रोकर भी पकड़े गए थे जो प्राइवेट संस्थानों को, प्राइवेट हॉस्पिटल को ये लोग वहाँ के मरीजों को भड़का के भिजवाते थे। तो उसमें 10-12-13 लोगों के ऊपर कार्रवाई भी हुई। कार्रवाई भी हुआ, लेकिन उस कार्रवाई का दुष्परिणाम ये हुआ कि लोग उन्हीं के पीछे पड़ गए। समझिए ना, लोग उन्हीं के पीछे पड़ गए। आखिर सरकारी अस्पताल में गरीब असहाय मजदूरों का इतना अच्छा इलाज क्यों हो रहा है? सही बात है। मतलब जब जेब में डाका डालने लगे तो ऐसा करो इन्हें घर में डाका डाल दो। वही चीज़ है, वही चीज़ है ना, वही चीज़ है भाई। अब जब उनको पता चला अब हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे भाई, क्योंकि उन्होंने आते आते बहुत अच्छा काम किया। मैं देख रहा हूँ अब जो पहले की स्थिति थी, आज से जो 2 साल 4 साल 5 साल पहले की स्थिति थी, अब जब ये प्राचार्य बन के यहाँ पर आए तब की स्थिति, आज की स्थिति, तब से अब में बहुत परिवर्तन हो गया है। परिवर्तन ये हुआ, वो एक्चुअली निहायत ईमानदार आदमी है। पहली चीज़, ईमानदार होने के साथ साथ दयालु प्रकृति के हैं। वो दया करते हैं गरीब असहाय मजदूरों पे।
वो कहते हैं नहीं, अगर उनसे नहीं भी हो पाता है कोई इलाज। मैं भी गया था लेटेस्ट में, हमारे एक असंगठित क्षेत्र के मजदूर थे, उनके पैनक्रियाज की जो है इलाज होना था। हम गए, हमने उनको दिखाया, हमने डॉक्टर साहब आप देख लीजिए। डॉक्टर साहब ने देखा, बोले देखो इसमें कई चीज़ें होती हैं, प्राइवेट संस्थान में जाओगे, बोले इतनी मशीनें हमारी हाईलाइट में नहीं हैं और हम आपको प्राइवेट अस्पताल में भेजेंगे नहीं, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल का खर्चा आप बेयर नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल में 10 से 15 लाख रुपया खर्चा आएगा। कहीं ना कहीं आपको घर परिवार अपना घर बेचना पड़ेगा या ज़मीन बेचना पड़ेगा, तब जाके आप पैसा लगाएंगे, क्योंकि आप असहाय मजदूर हैं। भाई आपके किसी से लोगे, उधार लोगे तो देना तो पड़ेगा। इससे अच्छा यह है कि हम आपको रेफ़र कर दे रहे हैं पीजीआई लखनऊ। पीजीआई लखनऊ रेफ़र किया, उन्होंने तुरंत भर्ती हुए और मात्र जो है 30 से 40 हज़ार में उनका इलाज हो गया, बिल्कुल बढ़िया टनाटन बन के घर आ गए और अपनी मजदूरी में लग गए, काम कर रहे हैं अपनी। बहुत बढ़िया, आपका ये कार्य बहुत सराहनीय है। हाँ, आपकी वजह से अपना वो काम कर रहे हैं। कि इस बात की तो मैं संजय काला जी को धन्यवाद देना चाहूँगा इस बात का, कि उन्होंने वो सही दिशा दिखाते हैं, लोगों को सही बताते हैं कि आप ऐसे ऐसे करिए, इस ढंग से आपका ऐसे इलाज होगा, इस ढंग से ऐसे होगा। लोगों को बहुत कायदे से समझाते हैं, समय देते हैं उनको। उनका मतलब ये नहीं कोई चाहे परिचय हो चाहे अपरिचय हो, व्यवहार उनका सबसे एक रहता है। आप इस दिशा में क्या प्रयास चाहते हैं सरकार से कि हमें ये कर दिया जाए? और एक क्वेश्चन मेरा आपसे और इसी बीच में, क्योंकि ये लाइन से ही चलेगा, क्या आप चाहते हैं कि रेहड़ी वाले हों या ऑटो वाले हों या किसी वाले हों, तो इनका जो व्यवहार है, आप सभी कहते हैं कि व्यवहार कभी कभी बहुत सही नहीं रहता है इनका, तो इनके लिए कुछ चाहते हैं कि सरकार एक न्यूनतम वेतन कर दे, जिसका रजिस्ट्रेशन ऑटो है, मान लीजिए रजिस्टर्ड ऑटो है, तो उस पर न्यूनतम वेतन कर दिया है चलाने का, या कभी कभी कोई चलाता है तो 100 कमाता है, 200 कमाता है, ऐसा कुछ योजना या मांग है आपसे? नहीं, सरकार मुफ्त में कुछ मत दे, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। किसी को भी मुफ्त में कोई सुविधा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं देखता हूँ कोई भी सरकार कोई भी स्कीम गरीब असहाय मजदूरों के लिए निकालता है तो लोग उसमें घपला करने के लिए बैठ जाते पहले ही। गरीब मजदूर को कहा कि 5,000 रुपया आपको जो है वो दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा। अब गरीब मजदूर से 2,500 रुपये जो ब्रोकर बीच में लगा रहता है वो खा गया, 2,500 उसको मिला। भाई 2,500 में कैसे रेहड़ी का अपना खर्चा चलाएगा, कैसे घर का खर्चा चलाएगा? तो इसलिए वो चीज़ें बंद होनी चाहिए। गलत चीज़ों का समर्थन नहीं करना चाहिए सरकार को कभी भी। आप जो है कोई ऐसा मुहिम छेड़िए, कोई ऐसी बात मतलब मजदूरों के लिए ऐसा काम करिए कि जैसे जगह जगह पे जैसे लोग घूमते हैं रेहड़ी लेकर के, ठेला लेके घूमते हैं, उनके पास एक स्थान नहीं है प्रॉपर लगाने के लिए। आप नगर निगम को आदेशित करिए कि भाई आप अपना महीने का किराया जो आपका बनता है 10, 20, 50, 100 जो भी बनता है, आप महीने का किराया लीजिए, वो जगह उसको इलाट कर दीजिए कि आप इस जगह पे न्यूनतम अपना जो ठेला है, जो रेहड़ी, जो सब्जी का ठेला हो चाहे किसी भी चीज़ का हो, उसको लगाने के लिए आप उसको एक मतलब परमिशन दे दीजिए आप लोग। तो उससे क्या होगा कि एक स्थान भी होगा, उससे एक चीज़ और फ़ायदा भी होगा। जैसे रोड के किनारे किनारे रेहड़ी लगाते हैं, कोई फल बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई ज़मीन में बेच रहा है, तो उससे क्या है कि कहीं कहीं जाम की स्थिति भी आ जाती है। जाम लगने लगता है चौराहों पे। कानपुर की स्थिति यही है, आम चौराहों पे जाम लगने लगते हैं। तो वो नहीं, तो सरकार को उसके लिए एक अलग से व्यवस्था करनी चाहिए नगर निगम के द्वारा, कि एक स्थान अलग बना दे कि इस जगह पर आप लोग सब्जी हो चाहे फल हो, कोई भी चीज़ हो, आप इस जगह पर बेचिए, ताकि वहाँ जाम की स्थिति ना हो। जाम की स्थिति कभी होता है कि अचानक एक मरीज़ है, पता चला इमरजेंसी में जा रहा है हॉस्पिटल, जाम लग गया, रुक गया, पता चला उसकी मृत्यु वहीं हो गई। अच्छा, आपका ये कहना है कि कई चीज़ें हमें एक ज़मीन प्रोवाइड कर दी जाए, जगह मिल जाए, हमें जो चहल कदमी करके या टहल के बेचना पड़ता है वो ना हो। हाँ, मतलब दौड़ लगा के, क्योंकि उनके पास स्थान नहीं है। देखता हूँ मैं दिन प्रतिदिन ये देखता हूँ, हर चौराहे पे देखता हूँ। अब लोग कहते हैं कि जो ठेला लगा रहा है उसका व्यवहार सही नहीं है। वो क्या करे आखिर? उसको मजबूर करते हो आप लोग के, मतलब कई लोग ऐसे होते हैं, आते उनसे मजबूरी में, कोई कहता है ठेला हटाओ, उसको पता चला कोई पुलिस वाला आ गया या तो कोई होमगार्ड आ गया, लाठी मार के भगा दिया उसको। अब वो दिन पर पता चला उसको घर की भी चिंता लगी है कि मैं शाम तक अगर 500 रुपया कमाऊँगा तो घर में सब्जी लेके, घर में खाना पीना जो भी राशन लेके मैं जाऊँगा घर में, तब मेरे घर में राशन बनेगा, तब मेरे बच्चे खाएँगे, उसको वो भी टेंशन है। तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन में आदमी बोल पड़ता है, क्योंकि उसको परेशान किया जाता है। ये मांग क्यों नहीं करते कि सभी का रजिस्ट्रेशन हो जाए? हाँ। और रजिस्ट्रेशन वालों को कम से कम, जैसे सभी को स्टाइपेंड दिया जाता है, बेरोजगारी भत्ता एक समय चलता था, इनका भी कुछ ना कुछ इस तरह हो कि कभी दुकान लगे या ना लगे, कम से कम जीवन यापन तो हो जाए। अगर देखिए हम आपको बताएं, ये गवर्नमेंट अगर बेरोजगारी भत्ता देगी तो हमारे जो वर्कर्स हैं, जो मजदूर हैं, जो आज काम कर रहे हैं वो काम नहीं करेंगे, ये आप समझ लीजिए, ठीक है?
ये कन्फर्म समझ लीजिए। मैं कोई विरोधी नहीं हूँ, मैं एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं उनके हित की बात करूँगा, मैं हित की बात नहीं करूँगा। हित की बात क्या कि आपने भाई भत्ता दे दिया, वो भत्ता से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो काहिल अलग से बन जाएगा, काम अलग से नहीं करेगा। जब काम नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है उनके बच्चे कैसे पढ़ाई लिखाई करेंगे? बस वो भत्ते से तो पूरा होगा नहीं। बच्चे हैं, किसी के 2 बच्चे, किसी के 3 बच्चे, किसी के 4 बच्चे हैं, उनके कोई लड़कियां हैं, लड़कियों की शादी भी करनी है उनको, भाई कई जिम्मेवारियाँ होती परिवार में। ठीक है, सही बात कह रहे हैं कि मतलब फ्री का ना दें। भत्ते से वो जिम्मेवारी नहीं ख़त्म हो सकता है, क्योंकि अगर स्वयं इंसान अपनी जिम्मेवारी लेगा, अपनी काम की जिम्मेवारी लेगा, तो कहीं ना कहीं अंदर से वो मजबूत होगा, काम करने से ही मजबूत होगा, और काम करने से ही वो अपना परिवार को सुचारू रूप से चला सकता है। अगर भत्ते के दम पर रहेंगे, सरकार कितना भत्ता दे देगी? 5,000 रुपये दे दिया सरकार ने भत्ता, लाखों की तादाद में हमारे मजदूर हैं भाई, इससे सरकार के ऊपर भी बर्डन आएगा और मजदूरों का काम भी नहीं होगा। एक तो बर्डन बढ़ेगा गवर्नमेंट के ऊपर, और दूसरी चीज़ मजदूरों का कोई भला भी नहीं होना उसमें, क्योंकि किसानों को मिला ना, किसान सम्मान निधि मिल रही है भाई, वो अपना काम भी कर रहे हैं, सरकार उनको थोड़ा सा दे भी रही है कि अपना घर परिवार चला लेगा। देखिए, या तो भत्ता देना हो तो इतना भत्ता दे कि परिवार चल सके, ठीक है, हाँ, मतलब जरूरत न पड़े फिर कमाने की, है ना। ये बिना मतलब में 5,000, 4,000, 5,000, 2,000 देने से परिवार नहीं चलता है। उससे क्या होता है कि देखो, होता क्या कि कहीं ना कहीं अब हमने देखा संगठित क्षेत्र मजदूरों के बीच में मैं जाता हूँ, बैठता हूँ, मतलब पूरा ऑल ओवर इंडिया में राउंड लगाता हूँ, हर स्टेट में जाता हूँ, मैं हर जगह लोगों से मिलता हूँ। कहीं कहीं मैं देखता हूँ कि लोग जिसके पास कुछ भी अगर 2, 4, 5,000 रुपये कमाने की, 10,000 कमाने की आमदनी है, तो उसको नशे की लत लग जाता है। उसको ऐसा लत लगता है नशे की, उसके बाद वो परिवार घर सब भूल जाता है। तो कहीं ना कहीं उसको परेशानी उनके बच्चों को झेलना पड़ता है, समझ रहे हैं आप। मैं ये चीज़ को देखता हूँ। मैं शराब बंद करा दीजिए यूपी में, फिर शराब तो पूरी ऑल ओवर इंडिया में बंद होना चाहिए, क्योंकि भाई शराब से तो सबसे ज़्यादा असंगठित क्षेत्र के लोग ही से प्रभावित, सबसे ज़्यादा असंगठित क्षेत्र, मजदूर क्षेत्र के लोग हैं जिनके घर शराब से बर्बाद हो रहा है। आप आंदोलन करिए फिर, है ना। नहीं, आंदोलन तो मैं तो शुरू से करते आया हूँ, लेकिन मेरी सुनता कौन है? मैं तो मजदूरों का नेता, मजदूर हूँ मैं भाई। मजदूरों की आज तो सुना किसने जो मेरी सुनेंगे ये लोग? आप महिलाओं को ले जाके ताकत दिखाइए, शायद कुछ इस पे हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इसी से जाता है सरकार को, तो उसके लिए सोचती नहीं है वो। देखिए, मैंने देखा बिहार में शराब बंद हुआ, ठीक, शराब बंद हुआ तो क्या फ़ायदा हुआ? कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अभी मिल रही फ़ायदा क्या हुआ कि वहाँ पर जो बड़े लेवल के जो वो थे, जो डीलर थे, और चाहे स्मगलर को हो, बड़े लेवल के थे, उनका मौज हो गया। वो 100 रुपये वाला 200 में बेच रहे, मैं बिहार गया था, 200 वाला 500 में बेच रहे हैं, है ना। बिक तो रहा है भाई, कहीं ना कहीं सरकार का सह है उन पर, ऐसा नहीं कि नहीं है। अगर सरकार की सह नहीं होती तो बेच नहीं पाते। लेबल नहीं लगा होता है कि मेड फॉर बिहार, हाँ, वही चीज़ है, बहुत लेबल नहीं लगा होगा, उससे गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू में कोई वो भी सोचता है यार ये तो कर ही रहे हैं ऐसा काम, जब कर ही रहे तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू आ जाए कुछ। थोड़ा सा गलत भी चीज़ रहती है ना, फिर उस पर सरकार की जवाबदेही भी नहीं। हाँ, वही चीज़ है ना। तो कई चीज़ें हैं, मैंने देखा अभी कई चीज़ें होती है, काफ़ी लोग शराब से ख़त्म हो गए। लोग समझने को तैयार ही नहीं, क्या कारण? उसका कारण है शिक्षा का अभाव, कि असंगठित कर्मचारी मजदूरों के बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते हैं। तो एक चीज़ आप मुझे और कर सकते हैं मेरे ख्याल से, शिक्षा की अगर बात होती, जो सरकारी स्कूलों में शिक्षा बद से बदतर होती चली जा रही है, ठीक है, उसमें कुछ नहीं कह सकते, कुछ अच्छा प्रयास भी चल रहे हैं, उसमें भी हो सकता है काम, लेकिन रिजर्वेशन की बात कर सकते हैं आप कि कम से कम जो बड़े स्कूल है वहाँ पे असंगठित स्कूल के बच्चों को पेपर करा के कम से कम 20 बच्चे पढ़ाए जाए, ऐसे कुछ नहीं सोच रहे? हम बहुत जल्दी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आंदोलन करने वाले हैं, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति बहुत ख़राब है। असंगठित क्षेत्र के बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, और यह आप समझिए कि स्थिति इतनी बद से बदतर है, आप सोच नहीं सकते हैं भाई। अच्छे स्कूलों में हम पढ़ा नहीं सकते हैं, कारण हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो उसी की रिजर्वेशन की मांग, तो रिजर्वेशन की मांग कोई भी सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल वाला कोई भी रिजर्वेशन नहीं देता है, ना देगा। नहीं, हम ये नहीं कह रहे, देना की बात नहीं। अच्छे स्कूल जो हैं, आप सरकार से मांग करिए कि इन अच्छे स्कूलों में जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल है, वहाँ पे कम से कम एग्ज़ाम करा के एक कक्षा में 10 या 20। ये मांग करने से अच्छा तो हम सरकारी स्कूल, जो सरकारी स्कूल हैं उनको अच्छे कर दें, और सरकारी स्कूलों के अच्छे टीचर सरकारी स्कूल में हो, सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाएं अच्छी हो जाए। क्योंकि सरकार देखो, जो प्राइवेट स्कूल वाला है उसके 1 स्कूल है, 2 स्कूल है, गवर्नमेंट के पास तो हज़ारों की तादाद में स्कूल है भाई। मैं देख रहा हूँ कितने लोग सरकारी टीचर हैं, पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि सरकार नकेल नहीं कस पा रही उनके ऊपर। सरकार नकेल कसे भी तो कैसे,
और वो जो सरकारी स्कूल बना आज जो है 70 साल का हो गया, 75 साल का स्कूल हो गया। तो कहीं ना कहीं वो भी डरते हैं यार कहीं गिर न जाए, पता चला बच्चे भी दबे हम भी दब जाएं, तो बाहर बैठ के पढ़ाते हैं। तो बाहर बैठ के वो कितना पढ़ाएंगे, वो क्या पढ़ाएंगे, आप खुद समझ सकते हैं। तो देखो, इंग्लिश मीडियम स्कूल को ज़्यादा बढ़ावा देने से अच्छा है कि हम सरकारी स्कूलों का जो गवर्नमेंट को जो क्या करना चाहिए कि सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधार दें, अच्छे ढंग से उसका जो है जीर्णोद्धार कराएं और अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बनाएं, अच्छे अच्छे टीचर रखें। और सरकारी स्कूलों में जब बच्चे पढ़ के आगे बढ़ेंगे तो जानिए, ये आप जानिए कि वो बच्चे बहुत बढ़िया निकलेंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे। क्योंकि सरकारी स्कूल में सबसे बड़ी बात क्या होता है कि बच्चे के ऊपर बर्डन नहीं होता है। अभी किसी बच्चे को सरकार प्राइवेट स्कूल में कोई गरीब पढ़ाता है, ऐसा गरीब चलो वो 10-15 हज़ार रुपये महीने का कमा भी रहा है, उसके मन में आया, उनके घर वालों ने कहा नहीं सरकारी इंग्लिश स्कूल में सरकारी में मत पढ़ाइए, आप इंग्लिश स्कूल में पढ़ाइए। तो स्कूल वालों का इतना खतरनाक बर्डन होता है, वो कहते हैं आज तो वहाँ जाना है, बच्चों को घुमाने जाना है, आप 500 एक्टिविटीज़ के नाम पर कोई कहता है 500 रुपये जमा करिए, तो इतने बच्चों को इतने इस ढंग से हम ये करवाएंगे, 500 रुपये ये जमा करो। वो पता चला महीने में 10 बार तो वो वही करके 500 करके ले गए और 5000 फीस के अतिरिक्त चला गया। तो कम से कम ये लूट तो नहीं होगी सरकारी स्कूल में, इस लूट से तो विभाग बचेंगे। आज आप कहते हैं सरकारी स्कूलों की बात, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, नहीं पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाए? सरकार ने व्यवस्था की नहीं है। सरकार ने व्यवस्था की होती तो क्या इससे पहले सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं थे क्या? जब इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं था क्या बच्चे पढ़े नहीं? क्या IAS PCS नहीं बने? हम बता रहे हैं प्राइमरी स्कूल के बच्चे पढ़े हुए IAS PCS हैं। क्यों हैं? क्या पढ़ाई नहीं होती थी तो बने कैसे भाई? IAS PCS निकालना इतना आसान तो है नहीं। अगर वहाँ पढ़ाई नहीं हुई होती तो ये आप समझिए कि बच्चे IAS PCS कैसे बनते, आर्मी में बड़े बड़े ऑफिसर कैसे बनते, IT सेक्टर में बड़े बड़े ऑफिसर कैसे बनते। तो जाहिर सी बात है पढ़ाई लिखाई होती थी तब सरकारें व्यवस्था करती थी। आज क्या है कि सरकारें व्यवस्था करने नहीं चाहते हैं कि कोई एक अरे ठीक है सरकारी स्कूल है, प्राइवेट। अब क्या है, प्राइवेट स्कूल वाले पहले अपना समझ लेते हैं, शिक्षा मंत्री महोदय के आगे चरण स्पर्श कर लिए और शिक्षा मंत्री महोदय आशीर्वाद दे कहें चलाओ। ये स्थिति है तो कैसे काम चलेगा भाई? जब प्राइवेट स्कूल वाले अच्छा पढ़ा सकते हैं तो हम सरकार में रह करके सरकारी स्कूल में अच्छा क्यों नहीं पढ़ा सकते हैं? अभी क्या मुहिम होने वाली है? बस इसी को लेकर के हम अपनी मुहिम छेड़ेंगे। सरकारी स्कूलों को दुरुस्त कराया जाए और ये नए भवन का निर्माण कराया जाए। नए भवनों का निर्माण करा करके जो ग्रेजुएट बच्चे हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, उनको टीचर बनाया जाए। कोई ज़रूरी नहीं कि आप सरकारी ही टीचर बनाएं, उसको आप एडॉक बेसिस पे भी रख सकते हैं। अच्छे बच्चे होंगे तो अच्छा पढ़ाएंगे। अग्निवीर की तरीके आप समझ लीजिए, अग्निवीर बहुत अच्छा स्कीम है। उससे उसी तरह से हमने सोच रखा है कि सरकारी स्कूलों का जीर्णोद्धार हो और सरकारी स्कूल में अच्छे अच्छे टीचर आए और लोगों को प्रेरित करे सरकार कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में आप पढ़ाइए। ठीक है, अग्निवीर से आप क्या संगठित क्षेत्र में कुछ बदलाव आएगा क्या लगता है आपको? असंगठित क्षेत्र में देखिए, या हम लोगों का क्या है, या तो किसान के बच्चे होते हैं या तो आर्मी में जाने वाले हमारे असंगठित क्षेत्र के बच्चे होते हैं पढ़ने लिखने में। इससे ये स्कीम बहुत अच्छा स्कीम है। ये स्कीम मेरे ख्याल से आज से 70-75 साल पहले लागू हो जाना चाहिए। जब देश आज़ाद हुआ था, आज़ाद होने के बाद जब संविधान लागू हुआ तो इस संविधान में लिखा जाना चाहिए था कि चाहे वो अमीर घर का बच्चा हो चाहे गरीब घर का बच्चा हो, उनको 5 साल का कम से कम जो है देश सेवा करने का मौका देना चाहिए। तो ये गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, लेकिन वो स्कीम अब लागू हुआ है। ये बहुत अच्छा स्कीम है। इससे हमारा कहीं ना कहीं हमारा देश मजबूत भी होगा। और आज हमारे पास सैनिक लाखों में हैं, तब हमारे पास करोड़ों में होंगे। अगर यही स्कीम पहले लागू हुई होती तो शायद आज करोड़ों में हमारे पास सैनिक होते, क्योंकि सब अगर 5 साल की ट्रेनिंग लेके आएंगे तो कुछ तो सरकार पैसा इतना 10-12 लाख सरकार दे रही है और 10-12 लाख रुपये सरकार ने दिया, इतनी 5 साल आपने सैलरी आपको मिला, कुछ भी मिला, 10-12 लाख सैलरी भी मिल जाएगा, है ना। तो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए, किसानों के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा मतलब सहयोग है ये कि पहले 500 भर्ती होती थी एक स्टेट में, आज एक स्टेट में 1.5 लाख भर्ती होगी। तो मौका तो बहुत बढ़िया है। और मैं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को भी कहूँगा कि अपने बच्चों को प्रेरित करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आर्मी में जाएं और देश सेवा करें। अग्निवीर बन के पलायन पे कुछ देखो, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि 17 से 22 साल की उम्र ही क्या होता है कि बच्चों की बिगड़ने का होता है। उनके रास्ते चेंज कहाँ से होते हैं? 17 से 22 साल की उम्र में। और 17 से 22 साल की उम्र में अगर बच्चा आर्मी में रहेगा तो डिसिप्लिन में रहेगा, और आर्मी से बढ़िया डिसिप्लिन किसी का नहीं है।
गारंटी नहीं होती ना 17 से 22 साल में बिगड़ने की। निक मैं बता रहा हूँ, असंगठित क्षेत्र के बच्चों का स्थिति क्या होता है कि माँ बाप बड़े स्कूल में पढ़ा नहीं पा रहे हैं, पैसा है नहीं, तो बच्चा क्या है दूसरे रास्ते अपनाने लगता है। असंगठित क्षेत्र के जो बच्चे हैं, जो किसानों के, जो गरीब किसानों के बच्चे हैं, और उनका क्या होता है कि वो दिशा और चेंज करने लगते हैं अपनी। पढ़ाई लिखाई की तरफ तो दिमाग है ही, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ही वो कहता है अरे मेरे फादर तो मेरे लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लो लाओ हम इस रास्ते को अपना लें। तो वो एक मतलब आप समझे कि 90% चांस होता है बिगड़ने का और 10% चांस होता है कि सही रास्ते पे जाने का। ये आप समझिए। और ये काफ़ी हद तक जो है असंगठित क्षेत्र के बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। और मैं तो उनके माँ बापों को सैल्यूट करना चाहूँगा जिनके बच्चे जो है आर्मी में अग्निवीर बन के जो है सेवा करेंगे देश का, क्योंकि एक बहुत गर्व की बात है, क्योंकि उन्होंने देश के लिए अगर वो समर्पित हो रहे हैं तो इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती है। आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। उत्तराखंड में मजदूरों की स्थिति उत्तर प्रदेश से भी बदतर है, क्योंकि वहाँ पे पलायन बहुत ज़्यादा है, पहाड़ों पे कहा जाता है कि काम नहीं है। तो आप उत्तराखंड की सरकार से क्या कहना चाहते हैं कि ऐसा कुछ कराएं कि वहाँ पे पलायन को रोका जाए? उत्तराखंड की स्थिति तो बहुत ख़राब है, क्योंकि पलायन दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, सरकारें कुछ कर नहीं रही हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि उत्तराखंड के सरकार के जो सरकार में हैं लोग, मैं मुख्यमंत्री महोदय हों चाहे मिनिस्टर महोदय हों, तो उनसे तो हम यही कहना चाहेंगे कि वहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार बढ़ाने का काम हो। और रोज़गार जब बढ़ेगा, जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगेंगी, तो कहीं ना कहीं हमको रोज़ी रोज़गार वहीं पे मिल जाएगा। वहाँ के जो मजदूर क्षेत्र के हैं तो वहीं पर उनको मजदूरी मिलेगा, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड का विकास भी होगा उससे। जब पलायन नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है उत्तराखंड का विकास होना तय है। विकास भाई जब इंसान ही नहीं रहेगा तो विकास होगा कैसे? सबसे बड़ी बात है जब वहाँ पर इंसान ही नहीं रहेंगे तो विकास होगा कैसे? तो पलायन रोकने के लिए सबसे बड़े गवर्नमेंट को एक स्कीम निकालना चाहिए कि हर ज़िले में फैक्ट्रियाँ लगवाएं और हर ज़िले के वहीं के लोगों को उस फैक्ट्रियों में कार्यरत करें, ताकि वहाँ की जनसंख्या आधी न हो, घटे ना, बढ़ते जाए और उत्तराखंड में एक विकास आए, एक विकास का लहर। क्योंकि उत्तराखंड की स्थिति बहुत ख़राब है। क्योंकि होता क्या है, वहाँ सरकारें पैसे लगाती हैं, रोडें बनाते हैं, बिजली खंभे लगवाते हैं, बड़े सब काम करता है। पता चला एक बार भूस्खलन हुआ, सब चला गया, फिर सरकार नए ढंग से काम चालू कर रहा है। तो कहीं ना कहीं भाई गवर्नमेंट करना भी चाहती है, लेकिन भाई हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? इसमें तो बाहर के इन्वेस्टरों को गवर्नमेंट को बुलाना चाहिए, अन्य देशों से इन्वेस्टर बुला करके यहाँ पर बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ लगाएं, ताकि यहाँ के लोगों, उत्तराखंड के लोगों को उत्तराखंड में ही रोज़गार मिल सके। तो उत्तराखंड में अभी तक इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था। जिस तरह से आपने बताया कि नहीं, असंगठित मजदूरों की स्थिति कैसी है और बहुत काम करने की ज़रूरत है असंगठित मजदूरों पे। अग्निवीर की भी चर्चा हुई इस बीच में कि अग्निवीर की जो योजना है असंगठित मजदूरों के लिए बहुत ही सही है। और इस उम्र में जब 17 से 22 साल की उम्र कहा जाता है ना कि थोड़ा सा बिगड़ने वाली उम्र है, तो वहाँ असंगठित क्षेत्र के जो मजदूरों के घर के बच्चे हैं उनके लिए एक आर्थिक सहायता भी हो जाएगी और डिसिप्लिन जो होता है वो उनके सामान्य व्यवहार में भी आ जाएगा, बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। विजय जी ने बताया कि अगर अभी कुछ नहीं होता है, हालात नहीं सुधरते हैं, तो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर एक नया आंदोलन किया जाएगा कि असंगठित क्षेत्र के बच्चों को किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दी जाए, जिससे उनके अंदर रोजगार की भावना भी पनपे और अन्य क्षेत्रों में भी वो अपना योगदान दे सके। उत्तराखंड में पलायन बहुत जोर से है। हम सब जब जाते होंगे घूमने के लिए तो अक्सर हम लोग बात करते हैं वहाँ पे कि यहाँ पे वो मजदूरी नहीं है, लेकिन सभी ज़्यादातर टूरिस्ट प्लेसेस पे या तो गाड़ियाँ चलाते हैं या तो वहीं पे घोड़ा खच्चर या मैगी स्टॉल लगा के बात करते हैं। तो आपने बताया कि नहीं भाई, अब वहाँ पे सरकार से मांग करी है कि कुछ बड़ी फैक्ट्रीज लगाई जाए यहाँ पे, जिससे वहाँ के लोगों का पलायन रोका जा सके। तो हमसे बात करने के लिए विजय जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। और आपके कबीर न्यूज़ को भी तहे दिल से धन्यवाद। वो कम से कम जनता से हमें रूबरू कराती है, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।